गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं मोल अंश या मोल प्रभाज। ये मोल अंश या मोल प्रभाज, जिसको इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन कहते हैं, ये भी विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने का एक तरीका या विधि है। तो हम लोग देखते हैं मोल अंश या मोल प्रभाज क्या होता है। तो अगर मान लिया जाए कोई बाइनरी सॉल्यूशन है या द्विअंगी विलयन है, जिसमें दो घटकों से मिलकर यानी दो कंपोनेंट से मिलकर के वो कोई विलयन बना है। यदि इसका एक कंपोनेंट मान लिया जाए A है और दूसरा कंपोनेंट B है और ये दोनों से मिलकर के बना हुआ है, तो ये बाइनरी सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इसमें दो कंपोनेंट से अगर कोई विलयन यानी दो घटक से कोई विलयन बनता है तो उसको द्विअंगी या बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। तो बाइनरी सॉल्यूशन कोई बना हुआ है जिसमें दो कंपोनेंट मिलाए गए हैं, एक कंपोनेंट A है, एक कंपोनेंट B है, यानी घटक A है और घटक B है, दोनों मिल करके विलयन बनाए हैं। तो अगर हम देखते हैं कि घटक A के मोलों की संख्या Na है, घटक A के मोलों की संख्या Na है और घटक B के मोलों की संख्या अगर Nb है, तो अगर हम इस विलयन का मोल अंश निकालना चाहें, घटक A का अगर मोल अंश निकालना चाहते हैं या मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं, तो घटक A के मोलों की संख्या में कुल घटक के मोलों की संख्या से हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो इसका तरीका क्या है, इसमें परिभाषा देखा जाए, एक विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। अब किसी विलयन का अगर मोल फ्रैक्शन हम लोग निकालते हैं, मोल प्रभाज निकालते हैं, तो जिस कंपोनेंट का मोल प्रभाज निकालना होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं अंश में, और जितने उसमें टोटल घटक हैं, जितने कंपोनेंट्स हैं, उनके मोलों की संख्या से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। भाग देने से जो वैल्यू आती है वो जो है उस घटक का मोल अंश या मोल प्रभाज निकल जाता है। मोल प्रभाज को हम लोग स्मॉल x से डिनोट करते हैं या स्मॉल x से प्रदर्शित करते हैं। अब मान लिया जाए कि कोई विलयन है जो कि A और B दो घटकों से मिलकर के बना है। अब घटक A का मोलों की संख्या Na है और घटक B के मोलों की संख्या Nb है। तो अगर घटक A के मोलों की संख्या Na है और घटक B के मोलों की संख्या Nb है, मतलब ये हुआ कि कंपोनेंट A जो है उसका Na मोल लिया गया है, कंपोनेंट B जो है उसका Nb मोल लिया गया है। तो अगर हम A का मोल प्रभाज यानी A का मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं, तो कंपोनेंट A का मोल फ्रैक्शन यानी घटक A का मोल प्रभाज, जिसको XA से डिनोट किया जाता है, XA बराबर हो जाएगा Na प्लस Nb। यानी घटक A जो कंपोनेंट A है उसके मोलों की संख्या हमने ऊपर लिख दिया, अब टोटल जो मोलों की संख्या है उससे हमने जोड़ करके क्या किया, भाग दे दिया। जो वैल्यू आएगा वो घटक A का मोल प्रभाज निकल जाएगा या मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। अब घटक B का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है, घटक B के मोलों की संख्या हमने ऊपर लिख दिया और उसके बाद दोनों घटकों के मोलों की संख्या का योग लेकर के भाग दे देंगे। जो वैल्यू आएगी वो घटक B का मोल प्रभाज निकल जाएगा। अब चूंकि ये सॉल्यूशन द्विअंगी है यानी बाइनरी सॉल्यूशन है, इसमें दो कंपोनेंट मिलाए गए हैं, कंपोनेंट A और कंपोनेंट B। तो कंपोनेंट A का जो मोल फ्रैक्शन निकाला गया वो XA आया और कंपोनेंट B का मोल फ्रैक्शन जो निकाला गया वो EXB आया। अगर ये दोनों कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन को अगर ऐड किया जाए तो ये टोटल वैल्यू जो है दोनों का 1 आता है। तो यहाँ लिखा है स्पष्ट, एक विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोल प्रभाजों का योग सदैव 1 होता है। अब इस विलयन के लिए अगर उपरोक्त विलयन मतलब ये सॉल्यूशन है, इसमें घटक A का जो मोल फ्रैक्शन आया है वो XA आया है और घटक B का मोल फ्रैक्शन जो आया है वो XB आया है। इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाएगा तो ये टोटल वैल्यू 1 होती है। तो अब हम लोग क्लियर कर दिए कि मोल अंश या मोल प्रभाज क्या होता है, कि किसी विलयन में जो घटक होते हैं उनके मोलों की संख्या को टोटल ऐड करके और जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसको ऊपर लिख करके भाग दे देते हैं, तो वैल्यू जो आती है वही मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभाज होता है। तो इसमें फिर से एक बार हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। एक विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज को स्मॉल x से प्रदर्शित किया जाता है।
अब यहाँ देखिए, एक घटक का मोल प्रभाज अगर निकालना है, जिसका मोल प्रभाज निकालना है उसके घटक के मोलों, उस घटक के मोलों की संख्या ऊपर लिखेंगे। मतलब जिस कंपोनेंट, अगर मान लिया दो कंपोनेंट इसमें मिलाए गए हैं सॉल्यूशन में, तो एक ही अगर जिसका मोल प्रभाज निकालना होगा, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, उसके मोल को ऊपर लिखेंगे और उस सॉल्यूशन में, उस विलयन में जितने घटक होंगे उनके टोटल मोलों की संख्या को जोड़ करके उससे भाग दे देंगे। जो वैल्यू आएगी वो मोल प्रभाज उस घटक का निकल जाएगा। तो यहाँ लिखा है घटक के मोलों की संख्या बटा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। अब इसमें देखा गया कि यदि मान लिया जाए कि कोई विलयन बना है, बाइनरी ही सॉल्यूशन है क्योंकि दो कंपोनेंट मिलाए गए हैं, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी। अगर दो घटक मिलाए जाते हैं तो बाइनरी सॉल्यूशन कहलाता है। यदि किसी विलयन में घटक ए के n ए मोल हैं तथा घटक बी के n भी मोल उपस्थित है, तो घटक ए का मोल प्रभाज निकालना है, यानी घटक कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो उसको हम XA से डिनोट किए। यह बराबर हो जाएगा घटक ए के मोलों की संख्या बटे विलयन में दोनों घटकों के मोलों की संख्या का योग से हम इसमें डिवाइड कर देंगे। जो वैल्यू आएगी वो कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। अब इसी तरह कंपोनेंट बी का, यानी घटक बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो इसको XB से डिनोट करेंगे। यह बराबर होगा घटक बी के मोलों की संख्या बटे विलयन में टोटल जो ए और बी दोनों घटकों के मोलों की संख्या का योग होगा, उससे भाग दे देंगे। जो आएगा वो घटक बी का मोल प्रभाज निकल जाएगा। और याद रखिएगा कि जो बाइनरी, चूंकि ये सॉल्यूशन बाइनरी है, बाइनरी सॉल्यूशन होने की वजह से इसमें दो ही कंपोनेंट मिलाए गए हैं। अगर दोनों कंपोनेंटों को, दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो वैल्यू सदैव एक आती है, वैल्यू सदैव एक आती है, जिसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। हाँ, तो अब हम लोग देखने चल रहे हैं मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो मोल प्रभाव से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है, उसमें बताया जा रहा है कि 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। मतलब ये हुआ कि इसमें एक मिश्रण है, एक मिश्रण है एथिल अल्कोहल और जल का। इस मिश्रण में एथिल अल्कोहल और जल दोनों मिलाया गया है। इसमें एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। एथिल अल्कोहल इसमें मिलाया गया है 92 ग्राम, 92 ग्राम, और इसमें 72 ग्राम जल भी है, 72 ग्राम वाटर यानी H2O है। अब इसमें दोनों का मोल प्रभाज निकालना है। तो एक मिश्रण है जिसमें 92 ग्राम एथिल अल्कोहल है और 72 ग्राम जल है। इसमें दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए सबसे पहली बात तो ये होती है कि ये दोनों वैल्यू ग्राम में दिए हुए हैं, इनको मोल में बदलना पड़ेगा। बिना मोल में बदले हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम इसको ग्राम से मोल में बदलते हैं, इसको ग्राम से मोल में बदला जाए। तो ये H2O है। अब 72 ग्राम जल है, H2O की मात्रा या H2O का द्रव्यमान, H2O का द्रव्यमान बराबर है 72 ग्राम। H2O का द्रव्यमान 72 ग्राम हो गया। अब अगर H2O का अणुभार पता चल जाए तो अगर ग्राम मात्रा में अणुभार से भाग दे दिया जाए उस H2O के, तो H2O के मोल का पता हम लोग लगा सकते हैं। तो H2O का अणुभार, अब H2O का अणुभार जो होता है वो प्रश्न में तो परमाणु भार किसी का नहीं दे रखा है, लेकिन हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। अब एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 है तो 2 हाइड्रोजन का परमाणु भार हो जाएगा 2 प्लस 1 ऑक्सीजन, चूंकि ऑक्सीजन इसमें एक ही बार है तो 1 ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, और टोटल ये जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब इसकी, अब देखिए H2O का द्रव्यमान निकल गया, H2O का अणुभार निकल गया। अगर द्रव्यमान में अणुभार से भाग दे देंगे तो मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिखेंगे H2O के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। अब H2O के मोलों की संख्या निकालेंगे तो H2O का द्रव्यमान है 72 ग्राम अपान 18,
18। अब 18 से 4 बार में काट देंगे तो हो जाएगा 4 मोल। यानी कहने का तात्पर्य ये निकला कि जो H2O लिया गया है 72 ग्राम, वह जो है 4 मोल के बराबर है। यानी इसकी टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 4 मोल। अब H2O तो मोल में कन्वर्ट कर लिए H2O को। अब इसके बाद यह जो है H2O जो है 4 मोल आ गया, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया। अब इसके बाद एथिल अल्कोहल में आते हैं। तो एथिल अल्कोहल, जो एथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH। तो C2H5OH का द्रव्यमान दिया गया है 92 ग्राम, ये दिया गया है H2O का द्रव्यमान। अब हम लोग H2O C2H5 मतलब एथिल अल्कोहल, इसका अणुभार निकालेंगे। C2H5OH का अणुभार। अब इसका अणुभार जब हम निकालते हैं तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का तो हम लोग क्लियर कर लिए। कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, 12 होता है। तो अब देखते हैं कार्बन का परमाणु भार 12, एक कार्बन का परमाणु भार 12 है तो 2 कार्बन का हो जाएगा 24। यहाँ लिखें 24 हो जाएगा, प्लस एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है तो 5 हाइड्रोजन का परमाणु भार यहाँ 5 हो जाएगा, प्लस एक ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16 हो जाएगा, प्लस एक हाइड्रोजन और बचा उसका परमाणु भार 1, कुल जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 5 9 1 10 6 16 6 हो जाएगा, और 2 3 और 4 46 हो जाएगा। अब देखें एक कार्बन का परमाणु भार 12 होता है तो यहाँ कार्बन 2 है तो 24 हो गया। एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, 5 हाइड्रोजन है तो 5 हो गया परमाणु भार। अब 5 हो गया, और एक ऑक्सीजन है उसका परमाणु भार 16 और एक हाइड्रोजन का 1, कुल जोड़ेंगे 46 हो गया। अब इसको मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि H2O की ग्राम मात्रा भी पता चल गया, यानी H2O का द्रव्यमान पता चल गया ग्राम में। और C2H5OH एथिल अल्कोहल का द्रव्यमान हमको पता चल गया 92 ग्राम, और एथिल अल्कोहल का जो है अणुभार हो गया 46। अब हम लोग क्या करते हैं, एथिल अल्कोहल को मोल में बदलते हैं। तो C2H5OH के मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा 92। अब इसका द्रव्यमान दिया है 92 अपान हो जाएगा 46। अब ये 2 बार में कट गया, यानी ये आ गया 2 मोल। 2 मोल हो गया। अब 2 मोल जो है निकल गया हमारा एथिल अल्कोहल, ये 2 मोल है। 2 मोल एथिल अल्कोहल हो गया, और ये एथिल अल्कोहल 2 मोल है, और जल जो इसमें है वो 4 मोल है। अब ये 2 मोल आ गया। अब हम लोग दोनों को जब मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं तो आसानी से इसका मोल फ्रैक्शन निकाला जा सकता है। तो हम यहाँ पर मोल फ्रैक्शन निकालने चल रहे हैं। तो मोल फ्रैक्शन को चूंकि स्मॉल x से डिनोट किया जाता है, स्मॉल x से प्रदर्शित करते हैं, तो स्मॉल x H2O, इसका मतलब हो गया H2O का मोल प्रभाज। H2O का मोल प्रभाज, अब चूंकि मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज निकालना है, मतलब H2O और एथिल अल्कोहल दोनों का, तो x H2O मतलब मोल प्रभाज H2O का। तो इसको थोड़ा और डिटेल में लिख देते हैं, H2O का मोल प्रभाज x H2O बराबर हो जाएगा। अब H2O के मोलों की संख्या टोटल है, H2O का मोल कितना दिया है 4 मोल H2O हो गया। H2O के जिसका मोल फ्रैक्शन यानी जिसका मोल प्रभाज निकालना उसको ऊपर अंश में लिखेंगे, और दोनों को ऐड करके भाग दे देंगे। तो टोटल मोलों की संख्या है 4 और 2 6, 4 + 2, अब ये हो जाएगा 4/6। इसको कट करते हैं, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, यानी ये 2/3 हो गया। ये वैल्यू जो है क्या हो जाएगा 0.666, इस तरह से हो जाएगा वैल्यू। अब चूंकि देखिए ऊपर भी मोल है और नीचे भी मोल है, तो मोल से मोल कैंसिल, यानी इसका कोई यूनिट नहीं होता है। मोल फ्रैक्शन यानी मोल प्रभाज का कोई इकाई नहीं होता है। अब हम लोग H2O का मोल प्रभाज निकल गया 0.666। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अब एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज क्या होगा। तो
C2H5OH का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH एथिल अल्कोहल। अब एथिल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हम लिखेंगे XC2H5OH। अब XC2H5OH मतलब ये एथिल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन। अब एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या देखा जाए कितना है, तो एथिल अल्कोहल जो है कितना है, 2 मोल है, 2 मोल हो गया। और टोटल जो दोनों पदार्थ है दोनों के मोलों की संख्या 4 और 2 6 यानी 4 + 2, तो ये हो जाएगा 2/6। अब 2 से 6 को काट दिया जाए 3 बार में, यानी ये हो जाएगा XC2H5OH बराबर, XC2H5OH बराबर 1/3 आएगा, और 1/3 है, और 1/3 की वैल्यू होता है 0.0333। अब इसका भी कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि मोल फ्रैक्शन का कोई इकाई नहीं होता, क्योंकि ऊपर भी मोल है नीचे मोल, मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, यानी एथिल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन निकल गया 0.333 और जल का मोल फ्रैक्शन निकल गया 0.666, यानी दोनों का मोल प्रभाव अलग अलग हम लोग काउंट कर लिए। तो ये रहा कि अगर 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल का मिश्रण है तो दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो H2O का मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा 0.666 और एथिल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन निकल गया 0.333। तो इस तरह से दोनों का मोल प्रभाव आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, तो हम लोग अब चलते हैं मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाव से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने। तो इसमें क्या है, 90 ग्राम जल में 4 ग्राम कास्टिक सोडा विलेय है, कास्टिक सोडा के मोल प्रभाव की गणना कीजिए। तो इस प्रश्न में कह रहा है कि 90 ग्राम कास्टिक सोडा है, 90 ग्राम जल है और उसमें 4 ग्राम कास्टिक सोडा घोला गया है। अब सिर्फ कास्टिक सोडा का मोल प्रभाव ज्ञात करना है, कास्टिक सोडा के मोल प्रभाव की गणना कीजिए। तो एक फिगर के माध्यम से हम लोग हल्का समझते हैं कि जल है और जल है और कास्टिक सोडा है। ये जल जो है 90 ग्राम है, जल की मात्रा 90 ग्राम, और इसमें कास्टिक सोडा जो घोला गया वो 4 ग्राम घोला गया। अब जल का तो फॉर्मूला हम लोग H2O तो जानते ही हैं आसानी से, जल जो है H2O है। अब यहाँ लिख देता हूँ, जल को H2O इसी में लिख देते हैं। और कास्टिक सोडा जो होता है उसका फॉर्मूला होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड ही कास्टिक सोडा कहलाता है। अब ये घोला गया है, 90 ग्राम जल में 4 ग्राम कास्टिक सोडा घोला गया है, और इसमें जो है सिर्फ कास्टिक सोडा का मोल प्रभाव निकालना है, दोनों का मोल प्रभाव नहीं निकालना, जल का मोल प्रभाव यहाँ नहीं निकालना, सिर्फ कास्टिक सोडा की मोल प्रभाव की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग, ये चूंकि ग्राम में वैल्यू दी हुई है, जल की मात्रा भी ग्राम में है, कास्टिक सोडा की भी मात्रा ग्राम में है, तो इसको हमको पहले जो है मोल में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि बिना मोल में कन्वर्ट के मोल फ्रैक्शन निकालना पॉसिबल ही नहीं होता है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले NaOH का द्रव्यमान, ये प्रश्न में दिया ही है, कितना है, NaOH का द्रव्यमान यानी कास्टिक सोडा का द्रव्यमान 4 ग्राम दिया हुआ है। अब कास्टिक सोडा का द्रव्यमान 4 ग्राम दिया है, अगर कास्टिक सोडा का अणुभार हमको पता चल जाए तो ये आसानी से मोल में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो देखिए प्रश्न में तो किसी का परमाणु भार दिया नहीं है, लेकिन हम बता देते हैं, सोडियम का परमाणु भार जो होता है वो 23 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, और हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है। मतलब Na का 23, ऑक्सीजन का 16 और जो है हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है। तो हम लोग NaOH का अणुभार निकालने चल रहे हैं, NaOH का अणुभार। अब NaOH का अणुभार कैसे निकालेंगे, दोनों सबके परमाणु भार को सीधे ऐड कर लें, बस निकल जाएगा अणुभार। तो सोडियम का परमाणु भार 23, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 और हाइड्रोजन का परमाणु भार एक टोटल हो जाएगा और 40। अब इसका NaOH का हमको द्रव्यमान 4 ग्राम मिल गया, NaOH का अणुभार, तो इसको मोल में आसानी से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके द्रव्यमान में अणुभार से इसी के बाद दे दिया, जब मोल में बदल जाता है। तो NaOH के
मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। अब मोलों की संख्या निकालना है तो बहुत आसान तरीका, ग्राम मात्रा अणुभार से भाग देंगे। ग्राम मात्रा और अणुभार से भाग दे दिए। 4 एक बार, 10 बार में कट गया, यानी हो गया 1/10। इसको हम 0.1 लिख सकते हैं। ये मोल में कन्वर्ट हो गया, मोल में बदल गया। यानी जो ये 4 ग्राम NaOH था वह हो गया 0.1 मोल के बराबर। ये इतना मोल के बराबर हो गया, मोल में बदल लिया गया। यानी 4 ग्राम जो NaOH था वो मोल में बदल गया। कितना आया? 0.1 मोल, यानी 0.1 मोल ये निकल गया। इसके बाद हम लोग फिर बात करते हैं H2O पर। H2O में अब H2O के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे? अब H2O के मोलों की संख्या निकालने के लिए H2O की मात्रा भी दी हुई है। तो H2O की मात्रा कितनी दी हुई है? H2O की मात्रा 90 ग्राम। H2O का द्रव्यमान लिख देते हैं या मात्रा लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द्रव्यमान, H2O का द्रव्यमान हो जाएगा क्या? दिया ही है 90 ग्राम। अब H2O का द्रव्यमान, यहाँ का छूट गया तो इसको देख लें। H2O का द्रव्यमान 90 ग्राम। अब H2O का द्रव्यमान 90 ग्राम मिल गया, पूरा लिख देते हैं। H2O का द्रव्यमान, H2O का द्रव्यमान मिल गया 90 ग्राम। अब ये भी ग्राम में है तो ग्राम में है, इसको भी मोल में कन्वर्ट करना ही होगा। तो H2O का अणुभार देखते हैं। H2O का अणुभार, अब H2O का अणुभार कैसे निकाला जाएगा? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु भार को जोड़ लिया जाए। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, लेकिन यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो परमाणु भार 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 हो जाएगा और 16 2 18 हो जाएगा। ये दोनों का अब जो है H2O का अणुभार भी निकल गया, H2O का द्रव्यमान भी निकल गया। इसको भी हम मोल में कन्वर्ट करते हैं। तो H2O के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, अब H2O के मोलों की संख्या निकालते हैं। तो द्रव्यमान 90, अणुभार 18, तो ये 18 × 90 यानी 5 बार में कट गया। ये हो जाएगा 5 मोल, 5 मोल। यानी जो H2O है वो हो गया 5 मोल। देखें, जो 4 ग्राम NaOH यानी कास्टिक सोडा था वो 0.1 मोल के बराबर हो गया और 90 ग्राम जो जल था वो 5 मोल के बराबर हो गया। अब हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ निकालना है कास्टिक सोडा का मोल प्रभाज। कास्टिक सोडा का मोल प्रभाज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? NaOH का मोल प्रभाज X NaOH, X NaOH, X NaOH इज इक्वल टू हो जाएगा कास्टिक सोडा के मोलों की संख्या। तो कास्टिक सोडा के मोलों की संख्या क्या है? 0.1 मोल है। यहाँ पर कास्टिक सोडा के मोल की संख्या हम लोग निकाले हैं, 0.1 मोल आया है और जल के मोलों की संख्या निकाले हैं वो 5 मोल आया है। तो X NaOH मतलब NaOH का मोल प्रभाज, तो NaOH के मोलों की संख्या है 0.1 बटे कुल मोलों की संख्या लेंगे तो इसका हो जाएगा 0.1 + 5। अब ये टोटल जोड़ेंगे तो 0.1 अपान 5.1 हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/51। अब 1 में जो है 51 से उससे अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू आती है 0.009। अब ये मोल फ्रैक्शन निकल गया किसका? NaOH का, यानी X NaOH, X NaOH यानी NaOH का मोल फ्रैक्शन निकल गया 0.019। 0.019 ये जो है मोल फ्रैक्शन निकल गया NaOH का। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब इसमें जल का मोल फ्रैक्शन निकालना नहीं है, ये कहीं निकालना था कास्टिक सोडा का मोल फ्रैक्शन, तो कास्टिक सोडा का मोल फ्रैक्शन निकल चुका है।
तो 90 ग्राम जल में अगर 4 ग्राम कास्टिक सोडा घोला जाए या विलय किया जाए तो उसमें कास्टिक सोडा का मोल प्रवाह निकालना होगा। तो क्या करेंगे, कास्टिक सोडा का द्रव्यमान लिखेंगे, कास्टिक सोडा का अनुभार भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.1 मोल आ जाएगा। H2O का द्रव्यमान 90 ग्राम है, H2O का अनुभार 18 होता, ये भाग देंगे तो 5 मोल आ जाएगा। अब टोटल मोल हो जाएगा 5.1 और कास्टिक सोडा का मोल है 0.1। अब इसको जो है पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 1/51 ये हो जाएगा 0.019। अब मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट होता नहीं है, इसीलिए ये वैल्यू सीधे हो जाएगी 0.019। हो गया।